नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से बजट सत्र शुरू हुआ है और ये बजट सत्र सरकार के लिए बहुत अहम है, हरियाणा के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि इस दौरान बजट पेश किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो बजट पेश करेंगे। 10 तारीख को बजट पेश करेंगे, लेकिन 10 ही तारीख को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा। उस पर बहस होगी, बहस के बाद वोटिंग होगी। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये कांग्रेस की तरफ से लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 18 विधायकों के साइन कम से कम होने चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस ने स्पीकर को लेटर सौंपा है उस पर कुल 27 विधायकों के साइन हैं। 3 विधायकों के हस्ताक्षर उस पर नहीं है। चूँकि कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, लेकिन फिलहाल सदन में उनकी जो संख्या है वो 30 ही है, क्योंकि कालका से प्रदीप चौधरी जी की सदस्यता जा चुकी है, वहाँ पे उपचुनाव होने हैं। एलनाबाद से जो इनेलो के विधायक थे अभय सिंह चौटाला जी, उनकी सदस्यता जा चुकी है, वहाँ भी होने हैं। तो कुल 88 की जो संख्या बल है उसमें से 30 विधायक कांग्रेस के हैं। और जो अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर को सौंपा गया है उस पर जितने नाम में बहुत बारीक बारीक से नाम है, आप स्क्रीन पे देख सकते। कुल 27 विधायकों के इस पर हस्ताक्षर हैं, 3 के नहीं हैं। और जितने नाम मैं पढ़ पाया हूँ स्क्रीन पे बहुत बारीक बारीक से नाम हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं। मुझे 2 नाम खास तौर पे इसमें दिखाई नहीं दिए हैं। एक है कुलदीप बिश्नोई जी जो आदमपुर से विधायक हैं, एक चिरंजीव राव जो रेवाड़ी से विधायक हैं, उनका नाम इसमें नहीं दिखाई दे रहा। एक शायद कोई और विधायक होंगे, शायद समालखा से धर्म सिंह छोकर का नाम शायद इसमें नहीं होगा। तो इसको लेकर इनेलो के जो साथी हैं उन्होंने ये भी आलोचना की है कि हुड्डा के खुद का ही कुनबा काबू में नहीं है, पूरे विधायकों के साइन वो नहीं करवा पाए हैं। तो हालांकि 18 की ज़रूरत थी और इस पर 27 हैं, तो संख्या बल के हिसाब से पर्याप्त हैं। लेकिन चूंकि राजनीति हरियाणा में 2400 घंटे और 365 दिन चलती है, हरियाणा शायद प्रदेश ऐसा इकलौता प्रदेश होगा जहां लोग राजनीति करने के लिए चुनाव का इंतज़ार नहीं करते हैं। यहां तो 2400 घंटे सब चलता रहता है। यही वजह है कि 10 अच्छे खासे संख्या बल होने के बावजूद, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री का पद होने के बावजूद, यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी को किसी ने चैन की नींद नहीं लेने दिया है आज तक। ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ राजनीति हमेशा चलती रहती है हरियाणा में। तो जो 10 तारीख को बजट आएगा, बजट से पहले बजट अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगी। अविश्वास प्रस्ताव से बहस के बाद वोटिंग होगी और वोटिंग में ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका गिरना तय है, क्योंकि सरकार के पास संख्या बल पर्याप्त है। कांग्रेस के 30 विधायक हैं, 30 ही सरकार के बाहर दिखाई देंगे और बाकी बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवान का ये देखना होगा कि वो किस तरह वोटिंग करते हैं। जजपा व्हिप जारी करेगी और भाजपा भी शायद व्हिप जारी करे, क्योंकि कोई एक आध बाहर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। और व्हिप जारी करने के बाद अगर कोई सरकार के खिलाफ वोटिंग करता है तो उसकी विधानसभा से सदस्यता चली जाती है, वो मजबूरी हो जाती है वोट करना। तो व्हिप तो जारी होगा ही होगा, लेकिन इस बहाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये हासिल करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कि किसान जो 3 कृषि कानून हैं उन पर सरकार के साथ कौन खड़ा था और विपक्ष में कौन खड़ा था। तो एक नैतिक बल वो हासिल करना चाहते हैं और सरकार इस बिल को गिराकर, जैसे कि गिराता है, ये दिखाएगी कि उनकी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जो दुष्यंत चौटाला की जोड़ी है वो सही चल रही है और सरकार को किसी प्रकार का खतरा इस बिलों में नहीं है। एमपीसी एक्ट पे जो प्राइवेट बिल जो कांग्रेस लेके आई थी उसको स्पीकर ने अलग अलग कारण बताए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वगैरह, तो ये इसको खारिज कर दिया है। करना ही था कि कोई भी सरकार हरियाणा में है और केंद्र में उनकी सरकार है तो वो उसके खिलाफ कोई बिल ला नहीं सकती हैं। राज्यपाल का आज अभिभाषण था, उसके 39 पेजेस हैं, आप चाहें तो साइट पे मिल जाएंगे, आपको पढ़ सकते हैं। मतलब वो चीज़ें होती हैं जो सारा साल सरकार ने किया होता है। बजट आएगा 10 को ही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चूँकि वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना शायद वो करें। और इस सरकार का ये पहला अविश्वास प्रस्ताव, ऐसा पहला अवसर होगा जब सरकार अविश्वास का सामना करेगी। और कांग्रेस के पास ये मौका है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ये मौका है कि वो ये दिखाए कि वो कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े थे, और जो सरकार है उसके पास ये मौका होगा कि वो मजबूती से अपनी सरकार दिखाएं। खट्टर साहब ये बताएं कि हम बड़े मजबूत हैं। और दुष्यंत चौटाला के पास ये अवसर है कि वो
जो लॉयल्टी है भाजपा के प्रति उनकी, उसको दिखाते रहें और अपना जो सत्ता है उसका आनंद वो लेते रहें। अभय सिंह चौटाला आज अब दर्शक की मुद्रा में हैं, क्योंकि किसानों के समर्थन में वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और देश के पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा किसानों के समर्थन में दिया है। लेकिन अभय सिंह चौटाला कहीं भी सुर्खियां बटोरने में कम नहीं हैं। अभय सिंह जो चौटाला हैं वो आज उन्होंने जमकर जो राजनीति के तंज हैं वो कसे हैं। उनका कोई उन बातों का हालांकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे लास्ट में मैं वो रखूँगा वीडियो, आप सुन सकते हैं, क्योंकि राजनीति में दिलचस्पी हरियाणा के लोगों की हमारी ज़्यादा रहती है। और वो इसलिए उसको इस संदर्भ में देखें कि जब हम क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं तो घर पे जब बैठ के हम मैच देखते हैं या स्टेडियम में देखते हैं, तब हम सबसे ज़्यादा क्रिकेट के विशेषज्ञ होते हैं। अब चूँकि सदन में बैठेंगे नहीं अभय सिंह चौटाला जी, दर्शक दीर्घा में होंगे, तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग या फिर आप जब ड्राइविंग ना कर रहे हों, साइड वाली सीट में बैठे हों, तो ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग लोगों को बता सकते हैं कि कैसे बढ़िया की जाए। तो अभय सिंह चौटाला की जो ड्राइविंग सिखाने के गुर हैं वो आज आप देख सकते हैं कि वो हरियाणा के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको किस तरीके से घेर रहे हैं। सबसे लास्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको सुन सकते हैं दोस्तों। तो ये एक राजनीतिक गहमा गहमी जारी रहेगी। 10 तारीख को बजट पेश होगा और बजट जो है वो वित्त मंत्री मनोहर लाल जी हैं वो पेश करेंगे। पिछली सरकारों में जो बजट पेश करने का जिम्मा था वो कैप्टन अभिमन्यु के जिम्मे था, और वो चूँकि अर्थशास्त्र में उनकी पकड़ है और वो इस फील्ड के एक्सपर्ट थे, तो उनके समय में जो बजट था एक रोचक चर्चाओं के विषय रहते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं तो वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को करते हैं और टैब के माध्यम से वो बिल करेंगे। तो बजट से जुड़ी हुई एक छोटी सी बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैथल से एक विधायक होती थी ओम प्रभा जैन जी, हरियाणा प्रदेश का पहला जो बजट है वो उन्होंने पेश किया था। और ओम प्रभा जैन जी जो थी वो एक समय में बहुत बड़ी मजबूत हरियाणा के नेता थी, और ऐसा कहा जाता था कि ओम प्रभा जैन हरियाणा की पहली मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। हालांकि एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था और बहुत ही प्रखर थी। ऐसा कहा जाता है कि ओम प्रभा जैन जी बजट जब उन्होंने पेश किया था तो बजट की रायशुमारी करने के लिए वो कर लोगों के बीच में गई थी। तो ऐसे राजनेता भी हमारे सामने हुए हैं जो इस कदर संजीदा होते थे बजट को लेके। दोस्तों सबसे लास्ट में आप अभय सिंह का चौटाला का वीडियो सुने, आनंद लें। आज के 8 PM में इतना ही है। जो भी नए अपडेट होंगे आपके सामने लाता रहूँगा। शुक्रिया, नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि कोई अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव के नाम के ऊपर कांग्रेस जो है इन किसान के इशू पे उनको कोई बात ना कहनी पड़े, इसके लिए शोर मचाएंगे और शोर मचा करके हाउस को एडजॉर्न करवाएंगे। उसके बाद दोबारा जब हाउस चलेगा तो फिर वेल में जाएंगे और फिर वेल से जा करके नेम होकर के कांग्रेसी बाहर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने खुद इन बिलों को बनाने का काम किया था। ड्राफ्ट कांग्रेस का किया हुआ है, बीजेपी ने इसको लागू किया। पहले जब कांग्रेस इसको बिल के रूप में लेकर के आई थी तब बीजेपी ने विरोध किया। आज बीजेपी लेकर के आई है तो कांग्रेस कहीं अपने आप को देश के किसान के सामने उनका समर्थक दिखाने की कोशिश में है। लेकिन दोनों के मैनिफेस्टो आप अगर देखोगे पिछले, तो दोनों मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है कि हम इस कानून को लागू करेंगे, जबकि इसके लिए किसी ने कोई डिमांड नहीं करी। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं इसमें। सदन में आपकी इस बार उपस्थिति नहीं होगी इस्तीफे के बाद, क्या वो भूमिका जो आप सदन में निभा रहे थे अब बाहर लोगों में जाकर के इस तरीके सवाल उठाने की या मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे? मैं 8 तारीख को जाऊंगा। आज तो कुछ नहीं होना, आज तो केवल गवर्नर का अभिभाषण है और शोक प्रस्ताव, उसके बाद हाउस एडजॉर्न हो जाएगा किसानों को। लेकिन मैं 8 को जाऊंगा, 9 तारीख से दोबारा सेशन शुरू है और मैं 9 के बाद लगातार चंडीगढ़ रहूंगा। मैं रोजाना हाउस की कार्रवाई को देखूंगा, कांग्रेस का, बीजेपी का, दूसरे और एमएलएस का किस तरीके से किसान के पक्ष में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, उनकी हाउस के अंदर किस तरह की
भूमिका रहेगी, उन सबको वॉच करूँगा। और मैं बाहर बैठ करके भी उन जो कहीं किसान को मारना चाहते हैं उनका विरोध करूँगा, और जो भूमिका मेरी अंदर थी हो सकता है मैं बाहर रह करके और ज़्यादा बड़ी निभा दूँ। आपके इस्तीफे के बाद एक बड़ी चर्चा छिड़ी है सर कि और लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए, ना देना चाहिए, खास करके कांग्रेस को लेकर चर्चाएं तमाम दोनों तरफों से हो रही हैं, लेकिन एक चर्चा इस वजह से भी है कि क्या ओपन डिबेट आपकी और हुड्डा साहब की होनी चाहिए। वो कहते हैं कि आपने भी कहते हैं कि उनको देना चाहिए। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत बार इस बात को लेकर के आप जैसे साथियों के माध्यम से कहा है कि हुड्डा साहब जिस दिन चाहें, बीजेपी के लोग, बीजेपी का प्रधान मुख्यमंत्री जिस दिन चाहे, ये जहां मर्जी जगह तय करे, मुझे बुला ले, मैं उनके साथ इस इशू पे डिबेट करना चाहूँगा। अगर वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब ढंग से दे दे, उससे जो ऑडियंस बैठा हो या आप लोग अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो मैं हुड्डा को लीडर मान लूँगा। हुड्डा तो कांग्रेस बीजेपी का एजेंट है। जो राज्यसभा का चुनाव था, जब सुभाष चंद्रा बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बना था, कांग्रेस और हम मिलकर के 37 से ज़्यादा लोग थे, 30 की ज़रूरत थी, तो चंद्रा मेंबर नहीं बन सकता था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर जो है उसको टिक भी नहीं किया, खाली छोड़ किया है। उसके 14 साथियों ने पेन की स्याही बदली। ये बात जंग जाहिर है, सबको पता है। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन को भी फैसला करना पड़ा कि जब भी कोई मेंबर वोट डालने जाएगा तो पहले उसकी पूरी तलाशी ली जाएगी, फिर उसको जो आपका प्रिजाइडिंग अफसर बैठा होगा वो उसको पेन मुहैया कराएगा और वो उससे कहेगा कि टिक करके। सर महंगाई की बात करें तो अरे एक मिनट, क्या करना है महंगाई का, पहले किसान की बात तो कर लो। सर किसानों, एक मिनट। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदाहरण और बता देता हूँ आपको। जब राज्यसभा का अब की बार का चुनाव था, बीजेपी ने जहाँ उनके पास 20-25 मेंबर्स की कमी थी, वहाँ भी दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया, हॉर्स ट्रेडिंग करके कहीं अपने लोगों को जिताना चाहते थे। यहाँ तो एक मेंबर की कमी थी, यहाँ आखिरी दिन तक चर्चा थी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। कैंडिडेट खड़ा करने की बजाय हुड्डा का आसान उतारा, उसके बेटे को अनअपोज्ड बढ़ने दिया। अगर कैंडिडेट खड़ा कर देती बीजेपी, चाहे किसी को इंडिपेंडेंट खड़ा कर देती, तो भी आप मान के चलो हुड्डा का बेटा नहीं जीतता। 8 कांग्रेस के एमएलए आज भी ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, जो इसके पूरा खुले में खिलाफ हैं। और अब तो जो कोई ऐसा मौका है, अब तो आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि अब तो हुड्डा ने पगड़ी बदल ली। पहले गुलाबी पहनता था, अब तो भगवी पहननी शुरू कर दी, अब तो 23G में शामिल हो गया। तो मान के चलो ये दोनों पार्टियां आज जो पक्ष और विपक्ष हरियाणा में है, ये दोनों के दोनों मिलकर के किसान को लूटने का काम कर रही है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख के अंदर विपक्ष में थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। कहाँ विरोध है? कहीं कोई धरना है, कोई प्रदर्शन है, कोई गवर्नर से मिले हैं, कहीं कोई चीफ मिनिस्टर को इन्होंने कोई जा कर के कहा है। मतलब दोनों के दोनों आपस में मिलकर लोगों को मार रहे हैं। सर अपना जो पगड़ी बदली है जम्मू में जाके, कांग्रेस भी छोड़ सकता है। कांग्रेस छोड़ेगा 100%। कांग्रेस में नहीं रहेगा हुड्डा, जाना पड़ेगा हुड्डा का। आज तक का इतिहास है हरियाणा का भाई, आज तक हरियाणा के अंदर जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर रहा है, उसने हमेशा अपनी नई पार्टी बनाई है। राव वीरेंद्र को ले लो, चौधरी बंसी लाल को ले लो, भजन लाल जी को ले लो, और हुड्डा कैसे टल सकता है? हुड्डा भी तो वही काम करेगा जो उन्होंने किए, तो रिवाज है इनके। किसानों को अपने नेताओं की बात माननी चाहिए। किसानों को किसान नेताओं की बातें माननी चाहिए। किसान नेताओं की बात अगर वो ना मानते तो आज लाखों की संख्या में धरने पे थोड़े बैठे। टक्के साहब ये कह रहे हैं कि हमें एक फसल की आहुति देनी पड़ेगी, जिनकी बातें सुन के किसान अपनी फसलों के ऊपर, खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, क्या ये सही है? उन्होंने ये नहीं कहा, हम भी नहीं चाहते कि कोई किसान अपनी फसल पे ट्रैक्टर चलाए। उन्होंने भी ये नहीं कहा था भी कोई ट्रैक्टर चला दे। उन्होंने कहा भी एक फसल ऐसा हो सकता है
कि हमें अपनी फसल खेत में छोड़ करके धरने पे बैठना पड़े। आहुति देनी। आहुति यही होती है, ये कोई उनका गलत नहीं था कहने का तरीका, अपनी अपनी भाषा है। जो किसान ट्रैक्टर पंजाबी जो है, उस भाषा को जब हम बोलते हैं तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। आप तो पंजाबी हो, आपको तो इस बात का अंदाजा है। जो पंजाबी के दो अर्थ निकलेंगे तो फिर यूपी की भाषा के भी दो निकल सकते हैं। हरियाणवी है जो ठेठ मारता है जाके, वो एक ही है।